वेलकम टू यूट्यूब चैनल एम नर्सिंग डेस्क। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम की 5th क्लास होने वाली है। इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ लिया था टूथ के बारे में, टीथ के बारे में, ठीक है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं इससे पहले जो हमने डिस्कवर करी हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। टीथ के बाद 2 टॉपिक्स हमने एस्केप कर दिए हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स और फेरिंग्स। ये सलाइवरी ग्लैंड को मैंने 3rd क्लास में डिस्कस कर दिया था, फेरिंग्स को हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया था, तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आज हम बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? ईसोफेगस के बारे में, ठीक है। ईसोफेगस, आप सब जानते हैं ईसोफेगस क्या होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। दूसरा नाम इसका क्या होता है? फूड पाइप होता है, ठीक है। ईसोफेगस को हम दूसरे नाम से जानते हैं फूड पाइप के नाम से। फूड पाइप। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी सारी की सारी, ठीक है। इसका जो मेन मोटो होता है ईसोफेगस का, वो क्या होता है? इट कैरी और प्रोवाइड पाथवे फॉर द फूड टू ट्रेवल 145, हाँ, ट्रेवल फ्रॉम माउथ टू स्टमक। कि आपका फूड माउथ से लेके स्टमक तक पहुंच सके, तो उसका जो पाथवे है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? ईसोफेगस प्रोवाइड करवाती है, जिसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईसोफेगस? अगर आपसे कोई लेंथ ऑफ ईसोफेगस पूछ ले तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगर कोई आपसे इसका डायमीटर पूछ रहे तो वो होता है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके लोकेशन की, पहले इसोफेगस का डायग्राम दिखा देता हूँ साथ साथ, और इस बार हम साथ साथ डायग्राम देखते चलेंगे ताकि बीच में हमें कुछ ऐड ना करना पड़ जाए। ये देखो, दिस इज योर इसोफेगस। जो ये रेड कलर की है ना, ये एक मिनट, ये दिस वन इज योर इसोफेगस। ये क्या है? हमारी इसोफेगस है, ठीक है। इसोफेगस। अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो ये इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। और अगर इसके डायमीटर की बात करूं तो ये मेरा होता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इसका। सॉरी, इसको छोटा करके मैं ऊपर रख देता हूँ जहाँ पे आप इसको आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो इसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इसोफेगस? द लोकेशन, तो बेसिकली जो हमारी इसोफेगस है वो लाई करती है, इट लाइज। हमने इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे दोबारा देख लो। इट लाइज एंटीरियरली, किसके आगे होती है ये? वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। और पोस्टीरियरली किसके पीछे होती है? यानी कि इसके सामने कौन होता है? तो वो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के पोस्टीरियरली होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सुपीरियरली, यानी कि इसके ऊपर कौन होता है? तो इसके ऊपर होता है
लेरेंजियो फेरेंक्स, इसके ऊपर होता है फेरेंक्स, और फेरेंक्स से कंटिन्यू हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। इसके इंफीरियर की बात करूं, इसके नीचे क्या होता है इंफीरियर, तो इसके इंफीरियर होता है, इसके नीचे होता है स्टमक, ठीक है। और जो फूड पाइप हमारी होती है, इट ऑल्सो ध्यान रखना, इट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी, ये कहाँ पाई जाती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोरेसिक कैविटी, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये रीजन है, ये मेरा रीजन है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इसकी अगर लेंथ की बात करूं तो वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसके विड्थ की बात करूं तो वो है मेरा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। जो हमारी ईसोफेगस होती है, यहाँ पे पॉइंट लिख लो, द हाँ द ईसोफेगस, ईसोफेगस क्रॉस द मसल ऑफ डायफ्राम, मसल ऑफ डायफ्राम and at at the level of at the level of T10 वर्टिब्रा, T10 वर्टिब्रा पर T10 के लेवल पर ये आपके डायफ्राम को क्रॉस करके एंटर हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, एंड एंटर इनटू एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में ये एंटर हो जाती है एट द लेवल ऑफ T10, T10 पे थोरेसिक जो हमारी वर्टिब्रा है उसके 10th लेवल पे जाके ये डायफ्राम क्रॉस करके एंटर हो जाती है आपके एब्डोमिनल कैविटी में। इससे पहले जिस एरिया में ये होती है वो थोरेसिक रीजन होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जब ईसोफेगस एंटर होती है एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट एंटर होते ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम देखूं, पहले डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे ये आपकी T10 पे क्रॉस करती है। एक मिनट, इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसकी लोकेशन, हाँ, ये कैसे लाई करती है, इसको देखो आप। यहाँ पे तो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए था, कोई नहीं, इस वाले हिस्से को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ पे, और इस वाले को छोटा करके ऊपर की तरफ लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखो, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये इसके पोस्टीरियर जो ये स्पाइन है ना, ये स्पाइन इसके पोस्टीरियर है, ये ट्रैकिया है, ये इसके एंटीरियर है, ठीक है। नीचे की तरफ आओगे तो ये डायफ्राम हुआ और ये होगा स्टमक, ये इंफीरियर है, स्टमक इंफीरियर, और इसके ऊपर है यहाँ पे फेरेंक्स, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा है, ये पढ़ा है लोकेशन का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ और इसको इमेज को छोटे करके यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप इसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकें, ठीक है। ये यहाँ तो आएगी नहीं, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है। ठीक है, और इस वाले को हम ऊपर लेके आ जाते हैं, हमारा जो ये वाला चैप्टर है, जो हमारा पॉइंट है, esophagus cross the muscle of diaphragm at the level of T10 and enter into the abdominal cavity। तो ये कैसे करता है, इसकी भी इमेज है, इसको भी देख लो ताकि आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, अगर आप देख रहे हो तो ये T10 8 हुआ, T10 ये T10 का लेवल है ये वाला, और यहीं पे ये मेरी डायफ्राम है, ये वाली मसल, तो यहीं से ये रही ईसोफेगस, और ये ईसोफेगस इसको यहाँ से एंड पर क्रॉस करके एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हो जाती है, और ये मेरा जो लेवल जो ये क्रॉस कर रही है मेरी T10 लेवल, ठीक है। तो जो पॉइंट उसने बोला है कि आपकी जो ईसोफेगस है वो आपके इसको क्रॉस कर देती है, किसको, डायफ्राम को एट द लेवल ऑफ T10, ठीक है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से अगर मैं करूं,
एक मिनट को, नहीं ये छोटा नहीं हो रहा यार, एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं, दोबारा लिख लेंगे कोई नहीं, ऐसे इमेज को ऊपर लेके आते हैं, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और इसके आगे पॉइंट लिखते हैं हम, ये वाला जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, यहाँ पे आप लिख लो कि जस्ट नहीं, ये नहीं, इसोफेगस क्रॉस द muscle of diaphragm at the level of T10 and enter into abdominal cavity from the the thoracic cavity, from the thoracic cavity, ठीक है। तो इसने वही बात बोली है कि हमारी जो इसको और छोटा कर लो, छोटा क्या है, छोड़ देते हैं। जैसे ही अजीब सा लग रहा है यार, तो जैसे ही T10 पे ये डायफ्राम की लेयर को क्रॉस करती है और कहाँ चली जाती है आपकी ये एब्डोमिनल कैविटी में, कहाँ से एंटर होती है, थोरेसिक कैविटी से एंटर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे कि जैसे ही जस्ट एंटरिंग इनटू द, जैसे ही आपकी ईसोफेगस यहाँ पे ये ईसोफेगस ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, तो एंटर होते ही ये स्टमक के जुड़ने से पहले कर्व अपवर्ड की तरफ एक कर्व लेती है, ठीक है, एक जंक्शन बनाती है, एक अपर साइड का एरिया बनाती है, ताकि जो गैस्ट्रिक जितना भी कंटेंट है वापस से किस में ना जा पाए, इसोफेगस में ना जाए, यानी कि बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये जैसे ही आपकी किसके अंदर एंटर होती है, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होती है, तो अब ये जुड़ेगी स्टमक से, तो स्टमक से जुड़ने से पहले हल्का सा कर्व ऊपर की तरफ उठती है, जिससे कि कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट इसके अंदर ना जा सके, है ना। इसका मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, तो इसका एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर हम इसके बारे में नोट लिख लेंगे। ये डायग्राम ये देखो, ठीक है, ये ईसोफेगस है, ये ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हुई, और एब्डोमिनल कैविटी में जैसे ही एंटर होगी तो ये हल्का सा ऐसे कर्व बनाएगी, है ना, ये देखो, यहाँ से ऐसे कर्व बना रही है, कर्व, ठीक है। तो यही कर्व क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है, जो ये वाला कर्व है यही प्रिवेंट करता है इसको, किसमें किससे, कि यहाँ से कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट वापस से इसके अंदर एंटर ना हो जाए। तो एक तो ये कर्व वाला स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है गैस्ट्रिक के बैकफ्लो को। दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले स्पिंचर्स, है ना, इनको बोलते हैं स्पिंचर्स, और इसोफेगस में दो तरह के स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो इनको अभी डिस्कस करूंगा। पहले मैं यहाँ पे इसके बारे में नोट लिख लो, फिर आपको ये मैं बताता हूँ स्पिंचर्स के बारे में। तो इसको छोटा करके हम साइड में रख देते हैं, और अब अपना पॉइंट लिखते हैं कि जैसे ही जस्ट आफ्टर entering into abdominal cavity, the esophagus slightly curve to prevent curve before connecting to the stomach। और ये क्यों होता है, this curve help
in the prevention of gastric content, prevention of backflow of gastric content। ठीक है। तो इस गैस्ट्रिक कंटेंट यहाँ से वापस से इसोफेगस के अंदर ना चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हल्का सा एक कर्व ले लेती है। ठीक है भाई, स्क्रीन थोड़ी आगे पीछे चल रही है, पता नहीं कैसे। ठीक है, ओके। तो अब मैं बात करता हूँ स्पिंचर्स की। इसोफेगस हैव टू स्पिंचर्स। इसोफेगस हैव टू स्पिंचर्स। ठीक है, दो स्पिंचर्स होते हैं इसके पास। पहला है अपर इसोफेजियल स्पिंचर, फेजियल स्पिंचर, also known as क्रिकोफेरेंजियल स्पिंचर। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, और ये कहलाता है also known as कार्डियक स्पिंचर। ठीक है ना भाई। तो आपके इसोफेगस के दो स्पिंचर्स होते हैं, एक अपर इसोफेजियल स्पिंचर, एक लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, अपर इसोफेजियल स्पिंचर को हम बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल स्पिंचर, जो फेरेंक्स और क्रिकोइड बोन के पास पाया जाता है। हमारे इस ट्रैकिया के अंदर क्रिकोइड बोन होते हैं, जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया तब मैंने आपको दिखाया होगा क्रिकोइड बोन। तो उसके और फेरेंक्स के बीच में जो एक स्पिंचर प्रेजेंट उसे हम बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल स्पिंचर या फिर अपर इसोफेजियल स्पिंचर। एक होता है लोअर बॉर्डर पर जिसको हम बोलते हैं कार्डिक स्पिंचर या फिर लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। इनका इमेज देखते हैं। ये वन, ये देखो, ये मेरा स्टमक हो गया, ये वाला स्टमक है। ठीक है, ये वाला फेरेंक्स ऊपर हो गया। यहाँ पे देखो ये हल्का सा नैरो हो रहा है एरिया, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ फिर कंटिन्यू और ऊपर से आगे ऐसे। तो जो ये इसकी उभरे हुए हिस्से ये वाले, ये कहलाता है मेरा अपर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, अब इसके बाद जो नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे स्टमक में आने से पहले, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये जैसे कर्व हुआ, कर्व में ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है मेरा लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, है ना। इसमें इससे ज्यादा और अच्छे से आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये डायग्राम देखो, ये वाला है ना, ये वाला आपका क्या है, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर है। इससे पहले आपने देखा था अपर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्पिंचर के बारे में। ठीक है, तो अभी इस इमेज को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि आगे द्वारा हम इसको देखेंगे। तो स्पिंचर समझ में आ गए। स्पिंचर्स के बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। तो स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस सेम वैसा ही होता है जैसे आपने एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ा था।
ठीक है, जिसमें आपने सबसे बाहर पेरिटोनियम पढ़ी थी, फिर आपने पढ़ी थी मस्कुलर, मस्कुलर के बाद फिर आपने पढ़ा था सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा के बाद आपने पढ़ा था म्यूकोजा। तो 4 लेयर्स पढ़ी थी आपने स्टार्टिंग में, तो इसका स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, सेम। ठीक है, तो इट इट मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ चुकी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक इमेज दिखाऊंगा, ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि द थोरेसिक रीजन, द अपर थोरेसिक रीजन ऑफ ईसोफेगस, अपर, हाँ, म्यूकोजल लेयर ऑफ अपर ईसोफेगस is made up of stratified squamous epithelium। ठीक है, तो म्यूकोजल लेयर ऑफ अपर इसोफेगस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बताऊंगा क्यों। ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं लोअर पार्ट ऑफ esophagus is made up of columnar epithelium। म्यूकोजल की बात कर रहा है, म्यूकोजल लेयर ऑफ अपर इसोफेगस एंड म्यूकोजल लेयर ऑफ लोअर इसोफेगस, है ना। तो मैं इसको हटा के दोबारा लिखता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट फिर गलत, ये लाइन गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखो म्यूकोजल लेयर ऑफ लोअर इसोफेगस is made up of columnar epithelium and यहाँ पे and middle mucosal layer of middle esophagus is made up of mixed, जिसमें आपकी स्ट्रेटिफाइड भी आएगी, कुछ स्ट्रेटिफाइड रहेंगी, स्ट्रेटिफाइड प्लस कुछ कॉलमनर रहेंगी, एपिथेलियम से बना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था, तब मैंने लास्ट पॉइंट में आके म्यूकोजल लेयर को डिस्कस किया था, और म्यूकोजल लेयर के बारे में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक मतलब मेन चीज ये बताई थी कि म्यूकोजल लेयर दो तरह से पाई जाती है। ऐसे हिस्सों में जहां पर वियर एंड टीयर का रिस्क है, यानी कि जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी, जैसे माउथ वाला हिस्सा है, वहां पर आप खाना चबाते हो तो वहां पे टीयर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ऐसे हिस्सों में तो म्यूकोजल पाई जाएगी हार्ड, जो बनती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। और ऐसे हिस्से जहां पे सिर्फ उसका मूवमेंट होगा खाने का, बॉलस का, वहां पे कोई फ्रिक्शन एंड टीयर नहीं होगा, तो ऐसे हिस्सों में जो म्यूकोजल लेयर वो पाई जाएगी स्मूथ, जो बनती है कॉलमनर एपिथेलियम की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस का जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसकी जो म्यूकोजल लेयर है वो बनती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाऊं, तो ये जो ईसोफेगस वाला डायग्राम था, इस वाले डायग्राम को हम दोबारा से देखते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि ऊपर वाला हिस्सा है ना, सपोज करो ये वाला हिस्सा किसके करीब है, माउथ के करीब है, और माउथ में हमने क्या कहा, देखा था कि यहाँ पे बॉलस फॉर्म होगा, फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, फूड तोड़ा जाएगा, चबाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे मजबूती वाले काम होंगे, रफनेस वाले काम होंगे। तो ये उसने कहा है कि ये वाली ईसोफेगस जो रहेगी, जो माउथ से कनेक्ट रहेगी, वो बनेगी आपकी स्ट्रेटिफाइड से,
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है यानी कि जो स्टमक के पास पाई जाएगी, और स्टमक जैसे जैसे स्टमक के पास जाएगा तो चबाने वाला सिस्टम खत्म, है ना। अब फूड भी क्योंकि सलाइवा मिल गया ऊपर, सलाइवा उसको तोड़ता रहेगा, केमिकल डाइजेशन करवाएगा, केमिकल डाइजेशन करवाएगा तो क्या होगा, फूड बहुत सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो जैसे वो स्टमक के पास आता हुआ होगा तो फूड का स्ट्रक्चर कैसा होता चला जाएगा, सॉफ्ट होता चला जाएगा। अब सॉफ्ट है तो कोई वियर एंड टीयर नहीं होगा, और वियर टीयर नहीं होगा तो हमें मजबूती की जरूरत है नहीं, तो नीचे वाला हिस्सा बनता है आपका कॉलमनर से। इससे कॉलमनर एपिथेलियम से, एपिथेलियम। और जो ये बीच वाला हिस्सा है ये वो हिस्सा है जहां से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम खत्म होगी और कॉलमनर एपिथेलियम शुरू होगी। तो ऐसे वाला हिस्सा होता है, वहां पे दोनों तरह की लेयर पाई जाएंगी, स्ट्रेटिफाइड भी और कॉलमनर भी। ये उसने बात कही है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इस इमेज को हटा देता हूं यहां से, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूं, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। अब मैं बात करता हूं इसके फंक्शन की, फंक्शन ऑफ इसोफेगस, ठीक है। सॉरी, फंक्शन ऑफ इसोफेगस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका वो इमेज दिखा देता हूं, है ना। ये मैंने एलिमेंट्री कैनाल में भी दिखाया था, तो ये वाली इमेज इसी की एलिमेंट्री कैनाल बन रही थी, और इसी की बनती है आपकी क्या, ये इसोफेगस भी इसी की बनती है, ठीक है। सेम लेयर्स पाई जाती हैं, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता। बाहर वाली लेयर पेरिटोनियम, फिर ये दोनों मस्कुलर लेयर है, ये सब म्यूकोजा, और ये म्यूकोजा, ये सबसे अंदर वाली लेयर है ना। और इसी लेयर का उसने बात करा है कि म्यूकोजा अपर इसोफेगस में पाई जाएगी, बनेगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, लोअर इसोफेगस में बनेगी आपकी कॉलमनर एपिथेलियम से, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। मैं बात करता हूं अब स्ट्रक्चर हो गया फंक्शन ऑफ इसोफेगस। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ, बेसिकली फंक्शन यहां पे किस का आएंगे, माउथ का आएगा, फेरेंक्स का आएगा, और ईसोफेगस का आएगा, ठीक है। ईसोफेगस का बेसिकली ज्यादा कोई बड़ा फंक्शन तो है नहीं, बस उसका एक ही काम है कि जो खाना माउथ से आ रहा है, फेरेंक्स से होता हुआ आ रहा है, उसको स्टमक तक पहुंचा देना, ये ईसोफेगस का काम है। लेकिन ये प्रोसेस भी एकदम से नहीं होती है, इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ माउथ एंड फेरेंक्स और ईसोफेगस। तो जो माउथ, इनका जो फंक्शन होता है ना, वो बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ बोलस। अब फॉर्मेशन ऑफ बॉलस कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉलस बनता है माउथ के अंदर, यानी कि जब हम फूड इनटेक करते हैं, व्हेन वी, या मैं यहां पे लिखता हूं इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, आपने खाना खाया, इनटेक ऑफ फूड हुआ है, तो फिर वहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड into small particles, प्लस यहीं पे होगी मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, यहीं पे होगी मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, ठीक है। आप खाने को तोड़ रहे हो, बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स में बना रहे हो, उसी उसी टाइम पे वहां पे क्या मिक्स कर रहे हो, सलाइवा मिक्स कर रहे हो। तो ये जो सलाइवा है, ये पूरी प्रोसेस है, जब ये दोनों चीज बनेंगी तो जो मेरा फूड कंटेंट होगा, जो मेरा फूड कंटेंट होगा वो कैसा बनेगा, इट्स अपीरियंस बिकम सेमी सॉलिड, या फिर बोलूं जेली टाइप, जेली टाइप। और इसी को हम बोलते हैं बॉलस, इसी को हम बोलते हैं बॉलस, है ना। तो अगर कभी आपको बॉलस देखना हो तो जब आप खाना खाओ उसे चबाओ, थोड़ी देर चबाने के बाद उसे निगलने के बजाय बाहर निकाल लेना, तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा ना, जो उसकी अपीयरेंस होगी, वही बॉलस है, ठीक है। तो ये कहां बनता है, माउथ में। तो पहला फंक्शन क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ बॉलस। अब सेकंड जो फंक्शन है वो है स्वेलोइंग। दूसरा जो फंक्शन है
वो आपका है स्वेलोइंग। स्वेलोइंग, और जो स्वेलोइंग है ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज डेगुलिटेशन, निगलना, स्वेलो, ठीक है, ऑल्सो नोन एज डेगुलिटेशन। तो अब जो स्वेलोइंग प्रोसेस होती है वो भी 3 स्टेजेस में होती है। कितने स्टेजेस में होती है? 3 स्टेजेस में। कौन से पेन, इस पेन से लेते हैं। 3 स्टेजेस में ये स्वेलोइंग प्रोसेस होती है। पहली होती है ओरल स्टेज, ठीक है। ओरल स्टेज में क्या होता है? व्हेन फूड बिकम बॉलस, बॉलस बन गया यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ बॉलस। अब जब बॉलस होगा तो टंग क्या करेगी? टंग पुश द बॉलस टूवर्ड्स द, किसकी तरफ? ओरोफेरेंक्स की तरफ, क्योंकि भाई माउथ के पीछे क्या है? ओरोफेरेंक्स ही तो है ना। टूवर्ड द ओरोफेरेंक्स। जैसे ही ओरोफेरेंक्स में आएगा, ये यहां पे हो गया एंटर इनटू द ओरोफेरेंक्स, एंटर इनटू ओरो, नहीं इससे पहले देखो, या लिख दो पहले, चलो मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको बाद में समझाऊंगा। एंटर इनटू ओरोफेरेंक्स, ठीक है। वो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी, चलो लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं। एंटर इनटू द ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स से एंटर होगा तो क्या होगा? फिर ट्रेवल करेगा, इट ट्रेवल टूवर्ड्स द ईसोफेगस, ईसोफेगस में होगा। और जैसे ही ईसोफेगस में एंटर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ चलो लिख लो, ठीक है। एंटर हो जाएगा ईसोफेगस में। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ मुझे आगे जाके एक्सप्लेन करनी है, तो मैं क्या उन्हें यहीं पे एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ। लेकिन उसके लिए मैं आपको, मुझे डायग्राम दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगा तो वो चीज़ थोड़ी सी कंजस्शन हो जाएगी। तो मैं इसलिए इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। तो जब तक आपका खाना माउथ के अंदर था, ओरल स्टेज के अंदर, ओरल के अंदर, तो वो स्टेज कहला रही थी ओरल। जैसे ही ये एंटर हुआ आपका किसके अंदर? फेरेंक्स के अंदर, तो ये वाली स्टेज कहलाएगी आपकी फेरेंजियल स्टेज, फेरेंजियल स्टेज। तो ये मेरा दूसरा स्टेज हुआ। थर्ड, जैसे ही ये एंटर होगा ईसोफेगस के अंदर, तो ये वाली स्टेज कहलाएगी मेरी ईसोफेजियल स्टेज, ईसोफेजियल स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर आपको दूसरा फंक्शन स्वेलोइंग वाला, कि उसकी 3 स्टेज होती हैं, ओरल स्टेज, फेरेंजियल स्टेज और ईसोफेजियल स्टेज। जैसे आपका खाना माउथ के अंदर रहेगा, उसे टंग पुश करेगी किसकी तरफ? पीछे की तरफ, ओरोफेरेंक्स की तरफ, तो वो वाला स्टेज है ओरल स्टेज। जैसे ही वो फेरेंक्स के अंदर एंटर होगा, स्टार्ट हो जाएगा फेरेंजियल स्टेज। जैसे ही फेरेंजियल स्टेज को, फेरेंक्स को क्रॉस करता हुआ ओरोफेरेंक्स से लेरिंगोफेरेंक्स में नहीं जाएगा। लेरिंगोफेरेंक्स में 2 डिवीजन होते हैं, एक ट्रैकिया का और एक ईसोफेगस का। तो लेरेंजियोफेरेंक्स के उस वाले हिस्से में जो ईसोफेगस से कनेक्ट है, उसके अंदर एंटर होगा, और जैसे ही एंटर होगा ईसोफेजियल के अंदर, ईसोफेगस के अंदर, वो स्टेज कहलाएगी ईसोफेजियल स्टेज। और वहां से वो मूव करके चला जाएगा आपका किसके अंदर? स्टमक के अंदर, ठीक है। अब इसकी एक बार इमेज देखो, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सोच रहा था कि यहाँ पे मैं एंटर कर दूं, बट मुझे लगा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब उसकी इमेज देख लो, ठीक है। इमेज दिखाता हूं मैं आपको। एक बार पहले इस इमेज को देखो, फिर दूसरी इमेज दिखाऊंगा। ये ऊपर, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और भाई साहब को ऊपर लेके आ जाते हैं। नहीं आओगे क्या तुम? आ गए, आ तो गया है, ठीक है। तो हल्का सा ऊपर, ओहो लाला,
ठीक है, इसको समझो, देखो इस इमेज को समझो। ये वाला है आपका माउथ, ठीक है, ये हो गया बॉलस जो आपने खाया, ये हो गई टंग। अब सारे स्टेजेस ध्यान ध्यान करते चलना और समझते चलना, ठीक है। जैसे ही आप, जब तक खाना आपके माउथ के अंदर है, वो अभी कहीं मूव नहीं हो रहा है, इस कैविटी के अंदर है, इस कैविटी के अंदर, तो वो वाली स्टेज कहलाती है ओरल स्टेज, ठीक है। अब ओरल स्टेज जैसे ही इसका मिक्सिंग प्रॉपर्ली हो जाएगा, बोलस प्रॉपर्ली बन जाएगा, तो मेरी टंग क्या करेगी, ये टंग इस खाने को यहां से पीछे की तरफ धकेलेगी, ठीक है। और जैसे ये पीछे की तरफ धकेलेगी, तो जब पीछे जाएगा तो पीछे नीचे की तरफ आ रहा सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये बॉलस क्या करेगा, इस सॉफ्ट पैलेट को बाहर की तरफ धकेलेगा, और जैसे ये इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, तो इसके ऊपर था नेजोफेरेंक्स, और वो हो जाएगा बंद, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, कॉल आ गई थी, सॉरी, दोबारा बताता हूं। तो अब दोबारा समझो इसको, कि जैसे ही आपका बोलस माउथ के अंदर है, आप उसे अभी खा रहे हो, बोलस बन रहा है, अब जैसे ही वो तैयार हुआ है आगे की तरफ स्वेलो करने, निगलने के लिए, तो आप क्या करोगे, जीभ से उसे पीछे की तरफ धकेलोगे, और आपको पता है कि पीछे है ओरोफेरिंग, ये सॉरी सॉफ्ट पैलेट। तो जैसे ही आपका बोलस पीछे की तरफ ट्रेवल करेगा बाय द हेल्प ऑफ द टंग, तो टंग की तरफ, टंग का फ्रिक्शन लगा बोलस पर, ये टंग ने लगाया बोलस पे फ्रिक्शन, ठीक है। ये टंग का फोर्स लगा बॉलस पर इसे पीछे धकेलने के लिए, और बॉलस ने पीछे धकेला किसको, सॉफ्ट पैलेट को, और जैसे ही सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ गया, उसने क्लोज कर दिया आपके और नेजोफेरेंक्स को, ठीक है। अब ये नेजोफेरेंक्स से क्लोज होने का बेनिफिट क्या है, कि यहां से बॉलस ऊपर नेजोफेरेंक्स के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा आगे, तो अभी इस चीज को यहाँ पे समझ लो, समझ चलो, फिर हम फ्लो चार्ट में देखेंगे, ठीक है। नेजोफेरेंक्स हो गया खत्म, नीचे की तरफ आएगा ये अब ओरोफेरेंक्स में, ये वाला हिस्सा है मेरा ओरोफेरेंक्स, तो ये एंटर होगा ओरोफेरेंक्स में। अब ओरोफेरेंक्स से जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, तो जो ये वाली मसल्स थी, मेरी टंग की लोअर मसल्स यहीं पे ये वाले हिस्से पे, ये जो ये वाला है ना, ये वाला ये दिख रहा है डॉटेड शेप में, है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा और, ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रही है आपको, है ना, ये है ईसोफेगस। क्या है ये, ईसोफेगस का हिस्सा है। बेसिकली जब आप इसे सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ दिखा रखा है कि ये इनहेलिंग के टाइम पे ऊपर है, लेकिन जैसे ही ऊपर से सॉफ्ट पैलेट खत्म बंद हुआ, और टंग ने ऊपर की तरफ फोर्स डाला, और जैसे ही जिस टाइम पे आपकी टंग ऊपर की तरफ फोर्स डालेगी, उसी टाइम पे ये टंग नीचे की तरफ फोर्स डालेगी, और इस एपिग्लॉटिस को यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देगी, ठीक है। तो जैसे ही आपका सॉफ्ट पैलेट ऊपर ने सॉफ्ट पैलेट ने सॉरी नेजोफेरेंक्स को क्लोज करा, वैसे ही टंग के नीचे वाले पोर्शन ने एपिग्लॉटिस को बंद कर दिया, और यहाँ पे खोल दिया ईसोफेगस को। ये वाला पार्ट मेरा ईसोफेगस का है, ठीक है। ये देखो ईसोफेगस है ना, ये लेरिंगोफेरेंक्स दिख रहा है, और लेरिंगोफेरेंक्स से यहाँ से ईसोफेगस, ये ट्रैके के अंदर चला जाता, तो ये वाला हिस्सा खुल गया ईसोफेगस का, और यहाँ से ये बोलस फिर चला जाता है आपका ईसोफेगस में, और वो पहुंच जाता है ईसोफेगस से फिर स्टमक के अंदर, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा समझो, कि जब तक बोलस आपके माउथ के अंदर था तो वो ओरल स्टेज थी, जैसे ही आपकी टंग ने पीछ ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और बोलस को नीचे धकेलने की कोशिश करी, तो बोलस ने पीछे लटके हुए सॉफ्ट पैलेट को धक्का दिया और बंद कर दिया आपके नेजोफेरेंक्स से, ठीक है। तो एक ओपनिंग बंद होगी जिससे आपका फूड कहां पे ना चला जाए, नेजोफेरेंक्स में ना चला जाए। तो जैसे ही ये अपवर्ड की तरफ इसको फोर्स लगाएगा, वैसे ही टंग मेरी क्या करेगी, नीचे की साइड में जो एपिग्लॉटिस वाला हिस्सा था, उसका बेस था, उस पर फोर्स डालेगी और एपिग्लॉटिस को बंद कर देगी, जिससे मेरा ट्रैकिया बंद हो जाएगा। अब जैसे ही ऊपर से नेजोफेरेंक्स बंद हुआ और बोलस एंटर हुआ ओरोफेरेंक्स में, तो ओरोफेरेंक्स में वो जब आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, तो इसका देखो, अगर मैं इस इसोफेगस को हटा दूं तो इसकी सीधी डायरेक्शन जाती है ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे ही बोलस नीचे की तरफ आया ऊपर से किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ द टंग, तो नीचे टंग के लोअर पार्ट ने इसोफेगस को सॉरी एपिग्लॉटस पे फोर्स लगाया, क्लोज कर दिया ट्रैकिया को, और जैसे ही ट्रैकिया क्लोज होगा, अब ये वाला पार्ट यहां तो जा नहीं सकता बोलस, क्योंकि वो तो बंद है, तो ये यहां की बजाय सीधा ट्रेवल कर जाता है इसोफेगस में। आया समझ में। तो वो वाला स्टेज जब वो माउथ के अंदर था, ओरल स्टेज, जैसे वो एंटर हुआ ओरोफेरेंक्स में, फेरेंजियल स्टेज, जैसे ही वो एंटर हुआ किसके अंदर, आपके इसोफेगस के अंदर, तो वो कहलाएगा इसोफेजियल स्टेज, ठीक है। अब इसका मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, सॉरी फ्लो चार्ट बनाता हूं, उसको बनाते चलना।
हेडिंग अगर डालनी है तो डाल लो स्टेजेस ऑफ स्वेलोइंग, स्टेजेस ऑफ स्वेलोइंग। कैसे होगा? ओरल स्टेज, बोलस लेके चल रहा हूं, बोलस, बोलस कहां पर है? माउथ के अंदर, ठीक है। बोलस पुश बैकवर्ड, पुश नहीं, यहां से ऐसे लिखो, टंग पुश द बोलस बैकवर्ड, बैकवर्ड, ब्रैकेट के ब्रैकेट, बैकवर्ड के ब्रैकेट में लिख लो, टूवर्ड द, टूवर्ड द ओरोफेरिंक्स, क्योंकि माउथ के पीछे क्या है? ओरोफेरिंक्स है, ठीक है। टूवर्ड द ओरोफेरिंक्स, जैसे ही ये इसको टूवर्ड द ओरोफेरिंक्स पुश करेगी, किसको? बोलस को, तो बोलस क्या करेगा? अब बोलस मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड, एंड क्लोज द नेजोफेरिंक्स बाय पुशिंग द सॉफ्ट पैलेट, है ना। इस वाले हिस्से में जैसे ही पीछे की तरफ जाएगा तो सॉफ्ट पैलेट को पुश करेगा और किसको बंद कर देगा? नेजो फेरेंक्स को पुश ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी टंग ने यहाँ पे फोर्स लगाया था, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था, ठीक है। एंड एंड व्हेन द बोलस एंटर इनटू ओरोफेरेंक्स, उसी टाइम पर लोअर पार्ट ऑफ टंग apply pressure on the epiglottis, और जब एपिग्लॉटिस पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा? एपिग्लॉटिस क्लोज द ट्रैकिया, ट्रैकिया को क्लोज कर देगी, और जैसे ही ट्रैकिया क्लोज होगा ईसोफेगस ओपन, और ईसोफेगस ओपन हो जाएगा तो बॉलस ट्रेवल फ्रॉम ओरो फेरेंक्स टू esophagus and then reach to stomach, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी फ्लो चार्ट में मैं आपको स्टेजेस बता देता हूं कि जब वो टू सॉफ्ट पैलेट, ये वाला जो हिस्सा है मेरा, एक मिनट, इसको यहां कर देता हूं। ये वाला जो हिस्सा मेरा पूरा पूरा यहां तक, ये वाली स्टेज मेरी है ओरल स्टेज, ये है मेरी ओरल स्टेज। इसके बाद ये वाला हिस्सा जहां पे बोलस पहुंचा है ओरोफेरेंक्स में, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये है मेरी बीएचआरवाई फेरेंजियल स्टेज, और इसके नीचे वाला हिस्सा जो एपिग्लॉटिस क्लोज हुई है, ट्रैकिया सॉरी एपिग्लॉटिस ने ट्रैकिया को क्लोज करा और ईसोफेगस खुल गई और बोलस एक्वा एंटर हो गया ईसोफेगस के अंदर,
तो ये वाला मेरा हिस्सा स्टेज कहलाती है ईसोफेजियल स्टेज। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ईसोफेगस। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ईसोफेगस। तो ब्लड सप्लाई होती है दो तरह की से। पहली होती है आर्टीरियल सप्लाई। अब आर्टीरियल सप्लाई में हमने पढ़े थे ईसोफेगस के दो रीजन है ना। एक तो पढ़ा था थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन सप्लाई होता है बाय द ईसोफेजियल आर्टरी, और ये ब्रांच होती है ब्रांच ऑफ थोरेसिक अओर्टा। थोरेसिक अओर्टा, ठीक है। और जो नीचे वाला रीजन है थोरेसिक के नीचे जो आप जाओगे तो एब्डोमिनल रीजन आ जाएगा। तो जो एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल रीजन, ये सप्लाई होता है बाय द इंफीरियर फ्रेनिक ब्रांच एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ कॉलिक आर्टरी। ठीक है, तो दो रीजन्स होते हैं हमारे ईसोफेगस के, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन। थोरेसिक रीजन सप्लाई होता है ईसोफेजियल आर्टरी जो ब्रांच होती है थोरेसिक अओर्टा की, और एब्डोमिनल रीजन सप्लाई होता है आपका इंफीरियर फ्रेनिक ब्रांचेस और लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच जो किसकी, कॉलिक आर्टरी की। ठीक है, बात करूं वीनस ड्रेनेज की, एक में 145, बात करूं अगर वीनस ड्रेनेज की, तो वही दो हिस्सों से होगा। पहले होगा आपका थोरेसिक से, थोरेसिक से जो ब्लड डिऑक्सीनेटेड ब्लड उठाती हैं वो उठाती हैं एजाइगस प्लस हेमी ए जाइगस वेन, और एब्डोमिनल रीजन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठाया जाता है बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, तो ये था आपका ईसोफेगस, जिसमें आपने पढ़ा ईसोफेगस के बारे में देख लिया। ठीक है, क्या होता है उसकी लोकेशन देख ली, कहाँ पे वो लाई करती है। उसके बाद आपने उसका देखा कि T10 से वो एंटर कर जाती है डायफ्राम के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी। फिर उसने आपने पढ़ा उसका ईसोफेगस के स्पिंचर्स देख लिए, दो स्पिंचर्स होते हैं अपर एंड लोअर। ठीक है, फिर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा जिसकी चार लेयर से बनी होती हैं। अपर ईसोफेगस स्ट्रेटिफाइड, अपर ईसोफेगस की म्यूकोजा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, और लोअर ईसोफेगस की जो म्यूकोजा है वो बनती है कोलुमनर से। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा इसका फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ बोलस एंड स्वेलोइंग। स्वेलोइंग के तीन स्टेज पढ़ लिए, ओरल, फेरेंजियल, ईसोफेजियल स्टेज। उसके बाद आपने पढ़ा स्टेप ऑफ स्वेलोइंग, और नेक्स्ट आपने पढ़ा ब्लड सप्लाई ऑफ ईसोफेगस, आर्टेरियल एंड वीनस ड्रेनेज। ठीक है, तो भाई जो ये फ्लो चार्ट था ये मैंने बनाया है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है ईसोफेगस को। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो कैसी लगी है बताना। अगर अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।